अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में रोटी की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 120 ग्राम रोटी की कीमत 18 रुपए मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सरकारी रेट पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल, बताइएगा। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाने के लिए जिले इंतजामिया अलर्ट हो चुकी है और होलसेल मार्केट में आटे की कीमतों में कमी के बाद इंतजामिया की जानिब से यह फैसला किया गया है कि 120 ग्राम रोटी की कीमत जो है वो इस्लामाबाद में 18 रुपए मुकर्रर की गई है। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की जानिब से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नई कीमतों के इतलाक के मुताबिक ये बताया गया है कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की गई है कि वो अपने इलाकों में तंदूरों पर रोटी के रेट और वजन का जो है इसका भी तयन करें और सख्त कार्रवाई की जाए कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ। इसके अलावा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों से मुतालिक भी जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया है। 120 ग्राम रोटी की कीमत जो है इसका इस्लामाबाद में 18 रुपए रेट डीसी इस्लामाबाद की जानिब से मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ डीसी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर को यह भी हदायत जारी की गई है कि दीगर अशिया खुर्दोनोश हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि शुहदा की यादगारों को जलाने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। जो कहता था इनको रुलाऊंगा वो आज खुद रो रहा है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मुंतखब हुए तो दीगर मंसूबों के साथ बाग में दिल के अस्पताल को भी मुकम्मल करेंगे। मुझे बताओ, जो शुहदा की बेहुरमती करे क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा की यादगारों को आग लगाए क्या वो हम में से हो सकता है? और 9 मई को जब पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के तूल अर्ज में हुआ, उससे शुहदा के वालिदैन और वारसों की आंखों में जो आंसू आए, पूरी पाकिस्तानी कौम उस पर शर्मिंदा है। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। 75 साल गुजर गए, उसमें से नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं नजर आता। तरक्की आपका हक है। अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज आपका हक है। अगर आपका दिल ये गवाही देता है कि आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तरक्की का कोई भी मंसूबा है, कोई मोटरवे है, कोई कारखाना है, कोई कॉलेज है, कोई सड़क है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो नवाज शरीफ ने बनाई है तो वोट भी नवाज शरीफ का होगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब आर्मी तंसीबात पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। जुडिशरी ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिस पर हमने अवामी अदालत जाने का फैसला किया। इलेक्शन पर हम मुतफिका फैसला करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। आर्मी एक्ट जो है वो ज़रूर अब हरकत में है और वो भी एक एक्ट है और उसका भी कानून में एक हैसियत है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। उन्होंने रियासती इदारों पे हम किए, जुडिशरी ने जो जानिबदारी का मुजाहरा किया, तो उस पर हम अवामी अदालत में भी गए। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, अपने पार्टी का हर एक का अपना मंशूर है। हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है। हकीकी आज़ादी का राग अलापने वाले अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने की भीख मांगने लगे। सज्जाद बरकी और आतिफ खान की कांग्रेसमैन क्रैक कैसर से मिलकर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की करारदाद लाने की कोशिशें। क्रैक कैसर पाकिस्तान में फौज इमदाद को इंसानी हकूक़ से मशरूत करने का बिल स्पॉन्सर कर रहा है। मुल्क को क्या नुकसान पहुँच चुका और पहुँच रहा है, बेहिस लोगों को कोई एहसास नहीं।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे असद उमर और फवाद चौधरी दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से कमीशन के इख्तियारात पर एतराज़ात से मुतालिक महफूज फैसला कर लिया है कि इसकी समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। असद उमर और फवाद चौधरी के वकला ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर एतराज़ात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। केस की आइंदा समाअत 20 जून को मुकर्रर। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ को नोटिस देने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, लिहाजा तौहीन नहीं बनती। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 6 और 10 को कलअदम करार दे दिया जाए, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि मेरा जाती मौक़िफ़ यही है, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत की। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बाज़ इख्तियारात हासिल हैं। तौहीन का नोटिस कमीशन का फैसला था, सेक्रेटरी ने सिर्फ नोटिस जारी किया, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि नोटिस पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि नोटिस किसने भेजा है। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस को इख्तियारात से तजावुज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने लार्जर बेंच पर एतराज़ किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे, जबकि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीकैन भी जवाब जमा करा सकते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही को एतराज़ात खत्म करवा के तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे में कहा गया है कि जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। और मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची वालों ने हमें मैंडेट दिया, अब काम होंगे। शहर के बुनियादी मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। वो कराची में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त इस बात का है कि मेहनत करने की ज़रूरत है और जो मैंडेट कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है उसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ को आउटलाइन किया गया, उसमें पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मसला है, और अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का एजेंडा होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों का आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माली साल PSDP के हजम को 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जी जावेद। जी देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक इत्तेहादी जमातों का एक इजलास जो है वो आला सतह का इजलास की सदारत की है, जिसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स हैं और रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने भी इस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और इस इजलास में इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान ने वज़ीर आज़म के 2023-24 के तरक्याती बजट के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल करने के इक़दाम को तारीखी करार देते हुए शुक्रिया भी अदा किया। और इजलास में इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को तरक्याती बजट के लिए अपनी तजावीज़ से आगाह किया और इजलास को बजट इशारियों और तरक्याती बजट की तहत मुजवज़ा मंसूबों के बारे में भी तफसीली तौर पर आगाह किया। और वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका हुकाम और वज़ारत खजाना को उन तमाम तजावीज़ जो कि अराकीन ने दी थी उन पर अमल करने और उन्हें बजट 2023-24 में शामिल करने की हिदायत की है, जिसमें ये हिदायत की गई है कि बजट 2023-24 में जो आइंदा माली साल में शरह नमू और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए PSDP के हजम को 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए 950 अरब रुपए किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। जावेद हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के 38 मंसूबे शामिल कर लिए गए हैं। दीगर मंसूबों के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। इस्लामाबाद में जिना अस्पताल के क़याम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस किए गए हैं। कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद किन मंसूबों के लिए क्या क्या मुख्तस किया गया है बताएंगी हमारी नुमाइंदा फौजिया अली हमारे साथ मौजूद है। जी फौजिया।
جی بالکل، آئندہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں وزارت صحت کے 38 منصوبے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے لیے 12 ارب روپے کے زائد رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور بجٹ دستاویز کے مطابق جو ہے وزیر اعظم کا صحت سہولت کارڈ اسکیم کو نئے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے لیے 2 ارب 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. ٹیمس میں 200 بیڈ پر مشتمل ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں جناح ہاسپٹل کے قیام کے لیے بھی 2 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کینسر ہاسپٹل کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے، شیخ زید پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور میں ریڈیولوجی ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے 35 کروڑ روپے، اور متعدد امراض کی تشخیص کی لیبارٹری کے قیام پہ ایک نیا منصوبہ ہے شامل ہے، جس کے لیے 30 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. مختص کیے جائیں گے. فوزیہ علی، آپ ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 314 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب بڑھی تو قیمت 8 روپے اضافے سے 308 روپے تک جا پہنچی. کرنسی ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر فروخت کرنے والوں کے بجائے خریدار بہت زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے اضافے سے 286 روپے 19 پیسے پر بند ہوا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. سرمایہ کاروں نے حصص کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکیٹ 314 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,667 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ کئی روز کی گراوٹ کے سبب کئی کمپنیز کے حصص کی مالیت کافی گر چکی ہے. شیئرز کی کم قیمت کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ لگا رہے ہیں. ناظرین، حالیہ برسوں کے دوران بلوچستان موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما دکھائی دیا. خشک سالی، زیر زمین پانی میں کمی اور شدید بارشوں سمیت دیگر عوامل کی بڑی وجہ درختوں اور سبزے کی کمی بھی ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ابرار احمد. پاکستان دنیا کے ان خطوں میں واقع ہے جہاں چند سالوں کے دوران موسمیاتی تبدیلیاں اثر انداز ہو رہی ہیں. ان میں صوبہ بلوچستان بھی شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات دکھائی دے رہے ہیں. بلوچستان میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران کم بارشوں اور برف باری سے خشک سالی اور زیر زمین پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی. کافی عرصہ بارشیں معمول سے کم ہوئیں، لیکن گزشتہ سال بلوچستان میں مونسون کی مسلسل اور طوفانی بارشوں نے صوبے میں تباہی کے شدید اثرات چھوڑے، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق، مال مویشی اور زراعت سمیت انفراسٹرکچر کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا. موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ بلوچستان میں آلودگی میں اضافہ اور درختوں کی کمی بھی ہے. ایک اندازے کے مطابق بلوچستان کے صرف 1.5% حصے پر درخت موجود ہیں اور کوئٹہ کا صرف 1% حصہ درختوں پر مشتمل ہے، جبکہ بہتر ماحول کے لیے 25% علاقے پر درخت ہونے چاہیے. صوبائی حکومت کی جانب سے ہر سال شجرکاری کی مہم بھی چلائی جاتی ہے، لیکن ان کے بھی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے. اس سال بھی 7 ملین پودوں کی پلانٹیشن کا پلان تھا. اس میں ہم جو ہے مختلف اداروں کو، اسکولوں کو، ان کو باقاعدہ پلانٹس، پودے ہم نے مہیا کیے ہیں. اس کے علاوہ مختلف روڈ سائڈ پلانٹیشن ہوئی ہے، مینگروز کے بڑے لیول پر پلانٹیشن ہوئی ہے. جنگلات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. موجودہ حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام میں شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں. 3 ملین سے زائد آبادی والے شہر کوئٹہ میں درختوں اور سبزے کی انتہائی کمی ہے. حکومتی اقدامات اپنی جگہ، لیکن شہریوں کو بھی چاہیے کہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں. کیمرامین عبدالوہاب کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، کوئٹہ. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے برٹش دور میں بنائے جانے والے پلیٹ فارم کے فرش کو توڑ کر ٹف ٹائلز لگانے کے لیے کام جاری ہے، مگر کئی ماہ سے بند ٹرینیں نہ چلنے سے مسافر پریشان اور اسٹیشن سے وابستہ سینکڑوں لوگ بے روزگار ہیں. مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی اس رپورٹ میں. یہ اجڑے ہوئے مناظر تاج برطانیہ کے دور میں بنے کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے ہیں، جس کے فرش کی موٹائی 8 انچ تھی. اب اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 کے فرش کو توڑ کر اس کی جگہ 3.5 انچ کی ٹف ٹائل لگانے کا کام جاری ہے. دونوں پلیٹ فارمز بنانے پر 2 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ آئے گا. جو مجھے لکھ کر دیا ہے، جو اس کے PCN اور کاغذوں میں ہے، وہ اس پہ ہم پورا اتریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے جتنا بھی اچھا ہوئے کیونکہ ہمارے اپنی اسٹیشن ہے. دوسری جانب کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان میل، پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور لاہور کے لیے چلنے والی بگٹی ایکسپریس کو گزشتہ مونسون بارشوں میں ہیرک کے مقام پر پل اور ٹریک تباہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا تھا. پل بننے کے بعد رواں سال 15 اپریل کو جعفر ایکسپریس بحال کر دی گئی، مگر دیگر 2 ٹرینیں چلائی نہیں جا سکی، جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر سستی سواری سے محروم اور کلیوں سمیت سینکڑوں لوگ بے روزگار ہیں. ایک ٹرین ہے، باقی 5 ٹرین آتے تھے، 5 ٹرین جاتے تھے. ابھی کوئی ٹرین نہیں ہے. ترقیت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزگار ہو جائے، کلیوں کا کام ہو جائے، انڈسٹریل والے ہیں ان کا کام ہو جائے. اس طرح کچھ نہیں ہے. ٹرینیں چلنی چاہیے.
ट्रेनों की बंदी से कोयटा डिवीजन के रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें 1 माह की ताखीर से मिल रही हैं। स्टेशन पर तरक्याती काम के साथ बंद ट्रेनें चलाना भी वक्त तकाजा है ताकि आवाम को सस्ती सफरी सहूलत मिल सके और महकमे का जरिए आमदनी भी बढ़े। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।